हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपका जो पेपर हुआ एनुअल एग्जामिनेशन 2024-25 का क्लास 8 का मैथमेटिक्स का, जो कि बोर्ड पेपर आपका कंडक्ट हुआ था अभी रिसेंटली, उसका पेपर जो कि मैं डिस्कस करूंगा 18 मार्च को जो आपने पेपर दिया है, आप ज़रूर मैच करा लेना 2025 के अंदर में जो आपका पेपर कंडक्ट हुआ बोर्ड का, है ना। मार्च का ये पहला ही पेपर था आपका मैथमेटिक्स का, तो ज़रूर मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आया हूँ इस वीडियो में। आप काफ़ी अच्छे से इसको मैच करा लेना। स्टूडेंट देखो, 3 घंटे का पेपर था, 80 नंबर जिसमें से आपको स्कोर करने हैं। ओके स्टूडेंट, ये सब तो आप लोग फिलअप कर लिए होंगे, स्कूल के अंदर में ये सब बताया जा चुका होगा। स्टूडेंट, डायरेक्ट टू द पॉइंट मैं बात करता हूँ। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको लगभग 15, है ना, जिसके 4 ऑप्शन रहेंगे। 10 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिसके 4 ऑप्शन रहेंगे, उसके बाद बाकी 5 ऐसे प्रॉब्लम रहेंगे जिसको फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। तो सबसे पहला यहाँ से डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं। स्टूडेंट देखो, आप चाहे किसी भी माध्यम के स्टूडेंट हो, चाहे आप हिंदी माध्यम के हो, चाहे इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट हो, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो कंप्लीट आपको समझ में आने वाला है। तो बिल्कुल आप तनिक भी चिंता ना करो कि ये तो इंग्लिश में है, ऐसा नहीं है। कंप्लीट जो क्वेश्चन यहाँ पे है सेम एज इट इज क्वेश्चन आपका हिंदी माध्यम में भी है। तो स्टूडेंट डोंट वरी अबाउट इट। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो पूर्ण घन है। देखो, परफेक्ट क्यूब बोला है यहाँ पे, क्यूब है ना, तो पूर्ण घन है। तो इसमें से आपको डायरेक्टली आपको ये सब याद होगा कि ये पूर्ण वर्ग में आता है 216। किसका आता है? 216। ये 6 किसका आता था? 216। जब आप 6 × 6 × 6 करते थे तब जाके आपका क्या आता था? आपका पूर्ण जो कि क्यूब है वो आ जाता था। तो 6 × 6 × 6 तब जाके आपका 216 आ जाता था, यानी कि क्या है? 216 जो है परफेक्ट क्यूब नंबर है। स्टूडेंट, ये इसका पहला। तो देखो स्टूडेंट, टिक करना मात्र काफ़ी नहीं होगा, आपको यहाँ पे बाकायदा आंसर लिखना होगा, क्योंकि कॉपी में ही आपको आंसर लिखना था। तो सी लिख करके 216। एक और मैं बात बता देता हूँ स्टूडेंट, दिक्कत मुझे इस बात का लगा कि जैसा कि आपका पूरा पेपर डिज़ाइन किया गया था, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको रफ कार्य करने के लिए कहीं भी आपको एक्स्ट्रा पेपर नहीं दिया गया था। मुझे इस बात का थोड़ा सा दिक्कत लगा था, बाकी सभी चीज़ें बहुत वेल एंड गुड थी। स्टूडेंट, यहाँ पे 1.2 पे आते हैं कि ऑल द लाइन्स ड्रॉ पैरेलल टू द सेम लाइन एंड म्यूचुअली टू ईच अदर। कह रहा है कि ऑल द लाइन्स ड्रॉन पैरेलल टू द सेम लाइन, जितनी भी लाइन है वो सब एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। ये सभी पैरेलल है, तो जितनी भी सभी लाइन होंगी वो म्यूचुअली एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? वो भी पैरेलल हो जाएगी। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखना पड़ेगा पैरेलल। क्या करना पड़ेगा? पैरेलल। 1.3 नंबर क्वेश्चन है कि द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 9। इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 9 से डिविजिबल है? तो देखो स्टूडेंट, 9 से डिविजिबिलिटी का नियम था कि सभी जितने भी आपके इसके अंदर में अंक दिए हुए हैं सबको ऐड करो और देखो कि वो 9 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। तो जब आप इन सब में से ऐड करते हुए जाओगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा बी नंबर, क्योंकि देखो 593, 594, 595, 596, जब इन डिजिट को जब आप जो ऐड करोगे तो इसका जो सम होगा वो 9 से डिवाइड होगा। तो इसका मैं डायरेक्ट यहाँ पे बी लिख रहा हूँ और इसका जवाब होगा 594। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये सब चीज़ों को आपको काफ़ी बारीकी से देखते हुए चलना है। तो ये प्रॉब्लम नंबर हमने 1.3 बना लिया। 1.4 पे चल रहे हैं। द एंगल ऑफ हाफ सर्कल इज़। एक हाफ सर्कल का एंगल कितना होता है? तो देखो स्टूडेंट, मैंने बताया था कि एक एंगल हाफ सर्कल पे अगर बनता है तो ये डायरेक्टली हमारा 90 डिग्री। ये क्वेश्चन जो था वो आपका स्टूडेंट उसमें भी आपका दिया हुआ था, किसमें? आपके जो ब्लूप्रिंट पेपर मैंने डिस्कस किया था उसके अंदर में, कि जब एंगल हाफ सर्कल पे एंगल कितना बनता है। तो यहाँ पे हमारा जवाब हो गया क्या? 90 डिग्री का। ओके, 1.5 में हमारा स्टूडेंट क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ 3 डायमेंशनल फिगर। कौन सा ऐसा फिगर है, इसमें से तस्वीर है जो कि 3 डायमेंशन में पाया जाता है? तो ये उसका आंसर है ए नंबर। तो ए लिख करके आपको क्या जवाब देना है? क्यूबॉइड यहाँ पर, क्योंकि स्क्वायर 2 डायमेंशन का है, रेक्टेंगल 2 डायमेंशन का, सर्कल 2 डायमेंशन का। 1.6 नंबर क्वेश्चन है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/5। देखो स्टूडेंट, मैंने एग्ज़ाम से पहले ही ये बात कहा था कि ये एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना,
और इसके जितने भी और भी नियम थे वो सबको अच्छे से पढ़ के जाना। एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो देखो एक क्वेश्चन आ भी गया है 3/5 का एडिटिव इन्वर्स। तो जाहिर सी बात है 3/5 ये पॉजिटिव है तो इसका क्या हो जाएगा निगेटिव नंबर -3/5 वो क्या हो जाएगा आपका एडिटिव इन्वर्स। तो बी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे लिखना पड़ेगा और -3/5 ये आपका आंसर हो जाएगा। आप ज़रूर मैच कराना कि हाँ हमने कितना वो स्कोर किया है और कैसे हमारा बनेगा। ओके 1.7 में चलते हैं स्टूडेंट। कह रहे हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस कमिंग अप 3 ऑन टॉप इज। कह रहे हैं कि एक डाइस की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, यानी कि जो लूडो गोटी जो हम लोग प्ले करते हैं उसके अंदर में जो जब हम लोग डाइस को फेंके तो हमारा 3 आ जाए, क्या आ जाए, डाइस को फेंके तो हमारा क्या आ जाए 3 आ जाए। तो देखो जितने इसका फॉर्मूला होता था कि नंबर ऑफ आउटकम्स है ना, जितना भी पॉसिबिलिटी है ना, और वो और डिवाइड बाई जो कि आने वाला है। तो इसका क्या हो जाएगा 6। टोटल पॉसिबिलिटी क्या है 6। कोई भी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 6 में से कोई भी आ सकता है। और हमारा 3 आने की पॉसिबिलिटी कितनी बनती है, एक ही बार आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी ऑप्शन में 1/6 ये आंसर हो जाएगा। ओके 1.8 में चलते हैं कि व्हाट नंबर हैज़ द एक्सपेंडेड फॉर्म 400 + 00 + 7। तो देखो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा 407, क्या हो जाएगा सी ऑप्शन 407। ओके 1.9 में आते हैं द नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल फैक्टर ऑफ x² विल बी। क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल फैक्टर ऑफ x² के कितने फैक्टर होंगे यानी कि गुणनखंड होंगे वो बताना है। मैंने प्रॉमिस किया है आपको कि आपको हिंदी माध्यम के हो चाहे इंग्लिश माध्यम के, मैं पूरा क्वेश्चन का रूपांतरण करते के साथ चलूँगा आपको। फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड। x² का क्या क्या गुणनखंड है, तो देखो x² का गुणनखंड एक तो 1 तो सभी नंबर को गुणनखंड रहता है, दूसरा हो जाएगा x और एक अगला हो जाएगा x²। तो कितने हो गए 1 2 3, तो इसका ऑप्शन 1 हो जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 3। ओके 1.10 में डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड, और जो भी डिस्काउंट आपको दिया जाता है वो किस पे कैलकुलेट होता है, क्लियर है, तो वो होता है प्रिंट प्राइस पे। तो इसका ऑप्शन क्या हो, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या प्रिंटिंग प्राइस। ठीक है ये क्या लिखेंगे प्रिंटिंग प्राइस। ठीक है तो स्टूडेंट इसी तरीके से आपको बनाना था आपके पेपर में। अब देखो 10 क्वेश्चन तो हो गए, ऑब्जेक्टिव टाइप 4 ऑप्शन थे, लेकिन अब बी वाले में फिल इन द ब्लैंक्स है जिसमें से आपके 5 प्रॉब्लम ऐसे रहेंगे जिसको आप देख लेना कि कैसे इसमें क्या होगा। तो सबसे पहला नंबर द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायगोनल दैट कैन बी ड्रॉ इज अ पेंटागन फ्रॉम वन स्पेशल वर्टेक्स इज। कह रहा है कि एक पेंटागन है। देखो स्टूडेंट मैं यहाँ पे पेंटागन बना रहा हूँ, ये हमारे पास में हो गया पेंटागन। पेंटागन मतलब होता है जिसमें 5 भुजा वाले जो शेप रहते हैं उसको पेंटागन बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि कोई एक वर्टेक्स का आप चुनाव कर लो ए बी। देखो मैं लॉजिक के साथ सब भी बातें करता हूँ, ऐसे नहीं हवा में। ये डी को मैं वर्टेक्स मानता हूँ, तो डी से देखो जिस वर्टेक्स को मैं चुनाव कर रहा हूँ उस वर्टेक्स के यहाँ वाला वर्टेक्स और ये सी और ई वर्टेक्स को छोड़ करके है ना, ये आपका बाकी जो 2 वर्टेक्स बचेंगे बी और ए, क्लियर है, ये 2 हमारे पास वर्टेक्स बच गए। तो यही हमारा डायगोनल। तो कितने डायगोनल हमारे बनते हैं किसमें पेंटागन में, है ना, कब जब एक स्पेशल वर्टेक्स इज, तो क्या हो जाएगा हमारा इसके ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पे 2 और 3 लिखा है तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, क्लियर है। 1.12 में इन द अलॉटेड स्कोर द वैल्यू विच रिपीटेड द मस्ट नंबर ऑफ थीम्स इज कॉल्ड, क्लियर है। कह रहा है कि रिपीटेड नंबर जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है उस तरह के थीम्स को हम लोग कहते क्या है, स्कोर की वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है। तो याद होगा स्टूडेंट हम लोग उसको मोड बोलते थे, क्या बोलते थे मोड। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा मोड, क्लियर है। 1.13 में द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ चॉर्ट। कह रहा है कि जब हम लोग एक सर्कल है ना, और परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉन कर रहे हैं कहाँ से, सेंटर से। कहाँ से, सेंटर से जब हम लोग चॉर्ट पे परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं तो क्या होता है, ये चॉर्ट जो है ये जो चॉर्ट दिख रहा है ये 2 टुकड़ों में बाइसेक्ट हो जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा बाइसेक्ट। तो BISECTS बाइसेक्ट्स द चॉर्ट, ऐसा कॉन्सेप्ट था। नंबर ऑफ साइड्स इन हेक्सागोन, हेक्सागोन में कितने साइड होते हैं, तो जाहिर सी बात है 6 होते हैं, क्योंकि 6 वाले को हेक्सागोन बोलते हैं, 8 वाले को ऑक्टागोन बोलते हैं। तो ये तो नाम में ही क्लियर था। 1.15 में आते हैं 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू डैश क्यूब सेंटीमीटर। 10 पे पावर 6 होगा कि 10 पे पावर 4। देखो स्टूडेंट ये डिस्कस करने का यहाँ पे, तो देखो
1 क्यूबिक मीटर ना, तो यानी कि क्यूबिक मीटर का मतलब 1 मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर, या 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा। अब देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर, देखो 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू ये रहा 100 सेंटीमीटर, ऐसा हो गया। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको 10 के, क्योंकि 10 पे पावर वाला फॉर्म में दिया हुआ है ना, तो हमें क्या करना होगा, ये 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट देखो याद होगा आपको कि e टू द पावर x प्लस e टू द पावर b, अब सॉरी y, e टू द पावर जो भी x इंटू e टू द पावर y रहता है, बेस बेस और यहाँ बेस, सब बेस एक जैसा है, तो पावर सभी क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये 2 प्लस ये 2, तो क्या हो जाएगा 2 2 4 6, तो 10 पे पावर 6 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर 6। ऐसे आपको पेपर में आपको रफ करने के लिए जगह नहीं था, थोड़ा सा नाराज़गी है हमारी भी, आप भी अपनी नाराज़ होंगे ही। तो देखो स्टूडेंट कितना आसानी से हम लोगों ने 10 मिनट के अंदर में ये पूरे के पूरे क्वेश्चन बना लिए हमने, काफ़ी डिस्कस करते हुए, ऐसा नहीं कि केवल आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आता है सिंप्लीफाई एंड राइट। आपको सिंप्लीफाई करना है और इसको लिखना भी है कि आपको किस अनुसार से इसको आपको बनाना है। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारा लिखा हुआ है कि -4/5 टू द पावर 3। ओके, ये हमारे पास में, तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो याद होगा स्टूडेंट, मैं क्या करता था कि -1 को मैं बाहर लिखता था और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देता था 4/5 और इसके पावर में चढ़ा देता था 3। देखो माइनस से ये मल्टीप्लाई हो जाए तो एज इट इज़ यही वाला नंबर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया कि ये -1 पे पावर, ये -1 पे भी पावर 3 अप्लाई है और 4/5 पे भी पावर क्या है आपका 3 अप्लाई है। ओके, तो देखो स्टूडेंट -1 का पावर ये इवन है कि ऑड है, सम है कि विषम है, तो विषम है। अब विषम का क्या होता है, अगर ऑड रहता है तो -1 ही रह जाता है, ये पावर में 3 है तो ठीक है। अब 4/5 यानी कि 4 पे भी पावर 3 और 5 पे भी पावर 3, ऐसा कुछ। तो देखो स्टूडेंट मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ आप अच्छे से बना लेना। देखो -1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4 पे पावर 3 यानी कि 4 मल्टीप्लाई 4 और बाई 5 पे पावर 3 का मतलब हो गया 5 मल्टीप्लाई 5। क्लियर है। और ये -1 तो चल ही रहा है, मल्टीप्लाई 4 इंटू 4 तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये हो गया। और 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। क्लियर है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है स्टूडेंट, उस पर ज़्यादा हम लोग बात करते हैं। तो -1 देखो ये -1 फिर से इसमें हो जाएगा, तो -1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर के साथ में तो वही आ जाएगा। तो ये -64/125, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से स्टूडेंट हम लोग को बनाना था। तो देखो स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 2 भी सॉल्व हुआ इस तरीके से। अब यहाँ पे चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पे। कह रहा है कि इन दिस शेप OB परपेंडिकुलर टू AC। ये जो शेप दिख रहा है आपको, इस पे क्या है कि OB जो है वो परपेंडिकुलर है AC पे, ठीक है। ओके, अब कह रहे हैं कि AC जो है वो, ये जो AC जो है वो 8 सेंटीमीटर है। देन फाइंड आउट द AB एंड BC। ये A कैपिटल होगा, AB एंड BC। क्लियर है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक को निकालो और यहाँ B से लेकर C तक निकालो। तो स्टूडेंट देखो इसका एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि जब भी हमारे किस पे चौड़ पे, ये A से लेकर C तक हमारा चौड़ है, और जब भी हमारे चौड़ पे परपेंडिकुलर डाला जाता है और भी सेंटर से होते हुए परपेंडिकुलर डलता है, तो वो हमेशा क्या करता है, किसको डिवाइड कर देता है, चौड़ को 2 आधे टुकड़ों में। ये 8 सेंटीमीटर है तो 4 इधर, ये AB 4 और ये BC भी 4। ये कॉन्सेप्ट में ही पढ़ाया था मैं। क्लियर है। लेकिन इसका सॉल्यूशन आपको कैसे देना है उसको ज़रा देख लेना। सबसे पहले हमारे पास में जो गिवन है उसको लिखेंगे हम लोग। क्या गिवन है, OB जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, AC के। क्लियर है। और हमारा AC दे रखा है कितना, 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। और हमें क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है AB इक्वल टू क्या होगा, और हमें क्या निकालना है BC इक्वल टू क्या होगा, ये हमारा पूछ रहा है। ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि AB जो है वो BC के बराबर होगा। यहाँ लिख लेते हैं AB इक्वल टू BC। ऐसा क्यों, कारण भी देना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज है ना, CAUSE, बिकॉज क्योंकि OB जो है परपेंडिकुलर है किस पे, AC पे। ठीक है। OB जो है परपेंडिकुलर है किस पे, AC पे, इसलिए क्या होगा, बिल्कुल बराबर होंगे दोनों के दोनों।
ठीक है। अगर मैं ए बी की बात करूं, ए बी इक्वल टू क्या होगा, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए सी बाई 2। क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ए सी और डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो ए बी इक्वल टू, अब मैं थोड़ा इधर बना देता हूँ, ध्यान से देखना। तो ए बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ए सी हमारा कितना है 8 सेंटीमीटर, देखो दे रखा है 8, तो 8 बाई 8 सेंटीमीटर बाई 2, तो ये कट जाएगा 4 से। तो ए बी इक्वल टू हमारा क्या आ गया 4 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो अगर ए बी हमारा 4 है तो ये देखो बी सी भी हमारा क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, यहाँ बी सी इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये शॉर्ट टाइप आंसर थे, इसी तरह से हम लोग को बनाना था। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहे हैं कि फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन 7MQ एंड 6M, 7MQ एंड 6M। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे किस तरह से इस क्वेश्चन को बनाना है। सबसे पहले नंबर और नंबर का हमें क्या करना है, आप हमारा फैक्टर निकालना है। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि फैक्टर ऑफ, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं फैक्टर ऑफ 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और 7। 7 को कौन कौन फैक्टर है, ये है। अब नंबर का एक दूसरे टर्म का, इसमें से कौन है 6M, तो फैक्टर ऑफ 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, 1 भी 1 से भी जाता है, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा और 6 से भी जाएगा। तो इतने सारे फैक्टर हैं। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फिर से अब एम क्यू और एम में से हमें क्या करना है, हमें वो बताना है। तो चलो डायरेक्ट मैं हाईएस्ट, यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ किसका 7 एंड 6, 7 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 1, ये तो 1 आ गया। अब हमें क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एम क्यू एंड, सबसे पहले ऐसे ही फैक्टर करके एम क्यू एंड एम। तो देखो एल्जेब्रिक का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए क्या होता है कि जिसका पावर सबसे कम रहता है वही उसी को हम लोग लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा एम। अब देखो नंबर का नंबर के साथ में निकल के हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आया और एल्जेब्रिक में से कॉमन फैक्टर हमारा एम आया। तो हमारा फाइनल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 7MQ एंड 6M इक्वल टू क्या होगा 7MQ एंड 6M। ठीक है, इन दोनों का फैक्टर क्या हो जाएगा, है ना। तो नंबर में से क्या निकला था 1, नंबर में से क्या निकला था 1, और इस ये एल्जेब्रिक का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकला था 1 और M। तो देखो 1 इंटू M, तो ये क्या हो जाएगा M रह जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये M। ठीक है, ये जो हमारा आंसर आया ये M, अकेला M ही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। द 3 एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज है जिसके 3 कोण दिए हुए हैं 80 डिग्री, 110 डिग्री, 120 डिग्री रेस्पेक्टिवली। देन 4th एंगल, तो चौथा एंगल बताना है आपको कि क्या होगा। तो जाहिर सी बात है हम लोग इसको मान लेते हैं एंगल A, इसको एंगल B और इसको एंगल C, और एंगल D जो है हमें नहीं पता है। क्लियर है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू कितना 360 डिग्री। थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे 360 डिग्री। ठीक है, चलो ये मिट गया मेरा पेन। चलो तो यहाँ क्या हो जाएगा 360 डिग्री। अब देखो एंगल A हमारा कितना है 80 डिग्री, कितना है 80 डिग्री, प्लस एंगल B कितना है 110 डिग्री। क्लियर है। और प्लस एंगल C कितना है 120 डिग्री, प्लस एंगल D तो हमें मालूम नहीं है तो एंगल D को रहने दो, और ये 360 डिग्री। अब इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 310 डिग्री। क्लियर है। 80, 110 और 120 को ऐड करोगे तो 310 आ गया, प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल D इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 में से आप 310 को घटा दो, माइनस 310 डिग्री। तो एंगल D इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में 50 डिग्री। कितना डिग्री 50 डिग्री। और ये क्या हो गया हमारा आंसर आ गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस प्रकार से आपको क्या करना था, बना लेना था। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन। ये इक्वेशन है, हमें सॉल्व करना है। तो 3x प्लस 9 इक्वल टू 12। तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 9 को इधर लेके आओगे तो ये इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, ये 12 माइनस 9। 3x इक्वल टू 12 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा
3, क्या हो जाएगा 3। तो x इक्वल टू, अब 3 का ये सॉरी x का ये 3 क्या है, गुणांक है। गुणांक इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। तो इक्वल के इधर जब गुणांक इक्वल के उधर जाता है तो डिनोमिनेटर में यानी कि हर में चला जाता है, तो 3/3 हो गया। तो ये कट गया, 3 1 जा 1 जा, यानी कि x इक्वल टू 1/1 का मतलब है केवल 1, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट शुड बी एडेड -7/12 सो दैट सम इज़ 0। कह रहे कि -7/12 में क्या ऐड किया जाए कि हमारा सम जो है जोड़ने से, है ना, क्या हो जाए, 0 बन जाए। तो जाहिर सी बात है उसका एक सिंपल सा जवाब, -7/12 में क्या ऐड किया जाए, तो प्लस किया जाए किसको, 7/12 को। किसको, 7/12 को। तो देखो ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको शॉर्ट में आप, अगर -7/12 है तो फटाक से आपको प्लस का 7/12 लिख देना है, क्लियर है, तो आपको जवाब मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये, क्योंकि देखो -7/12 में आपने क्या किया, प्लस का 7/12 ऐड किया। देखो सम कर रहा हूँ ना, तो देखो दोनों एक माइनस में एक प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, हमें 0 मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब क्या होगा, क्या ऐड किया जाए, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा -7/12। इसका सॉरी 7/12 है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पे बता देता हूँ। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मिटा देता हूँ यहाँ पे। इसका सही जवाब हो जाएगा 7/12 आंसर, ठीक है, क्लियर है। तो अब हालांकि आप इसको करना चाहेंगे तो आप इस तरह से बना सकते हैं, -7/12 और प्लस x इक्वल टू 0, यही बोल रहा था ना, क्या ऐड किया जाए, ठीक है। तो देखो ये इसको आप उधर लेके जाओगे इक्वल के उधर, तो x इक्वल टू यहाँ वाला आप प्राप्त हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/, क्योंकि इधर माइनस में है पूरा का पूरा, तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 7/। तो देखो ये प्राप्त हो गया x इक्वल टू 7/12। तो या तो ऐसे लिख लो या फिर बनाना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको 1 नंबर 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, शॉर्ट टाइप आंसर में आ गए हैं हम लोग। यहाँ पे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले कह रहा है कि एक्सप्रेस इन पावर फॉर्म, ये जो आपको नंबर दिया है इसको पावर के फॉर्म में रखना है। तो देखो यहाँ लिखा है 27/125। तो मुझे एक बात बताओ, ये 27/125 को क्या, 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3। देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ओके। और 125 को 5 × 5 × 5, ठीक है, क्योंकि 125 को लिख सकते हैं ना 5 × 5। देखो ये भी 1 2 3 टर्म है, ये भी 1 2 3 टर्म में हम लोग तोड़ेंगे, क्लियर है। तो हमारा क्या हो जाएगा 3 × 3 × 3, तो 3 पे पावर 3, और ये 5 × 5 × 5 यानी कि 5 पे पावर भी 3। अब देखो इस पे भी पावर 3, इस पे भी पावर 3, तो आप एक काम करो 3/5 लिखो, और पूरे पे ये जो पावर चढ़ा हुआ है, जो एक्सपोनेंट है, उसको हटा करके सीधा यहाँ डाल दो। तो ये व्यक्त हो गया हमारा किस फॉर्म में, पावर के फॉर्म में, क्लियर है, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है कि इन द फिगर लाइन M and N आर पैरेलल टू द लाइन L and T, L and ठीक है, पैरेलल टू द लाइन L। देखो लाइन M और N जो है वो L लाइन के पैरेलल है, लाइन M, लाइन N और लाइन L के पैरेलल है, ठीक है। और T जो है इंटरसेक्टिंग लाइन, और ये जो T है ये हमारा T जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्लियर है। विच इंटरसेक्ट देम इफ़ एंगल 1 इक्वल टू 65 डिग्री, अगर ये एंगल 1 इक्वल टू 65 डिग्री है और एंगल 4 इक्वल टू 115 डिग्री, एंगल 4 इक्वल टू क्या देखा है 115 डिग्री, 115 डिग्री है। तो कह रहा है कि एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 6, एंगल 2, एंगल 5, ठीक है, एंगल 2, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 6। तो देखो स्टूडेंट, एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर लाइन आपस में, तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो प्रॉपर्टी होती है कि जितने भी एंगल बनेंगे, वन साइडेड जितने भी एंगल बनेंगे, वो सभी के सभी एंगल कैसे बनेंगे, आपके बराबर बनते हैं। तो अगर यहाँ पे एंगल 1, देखो मैंने काफ़ी अच्छे से इस सब को डिस्कस किया है। मान ये अगर ये लेफ़्ट है और इधर में मैं कहता हूँ कि राइट साइड है, ठीक है, लेफ़्ट है राइट, तो देखो ये जो तीर है ना, ये तीर के इधर में जितना भी एंगल ऊपर 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 बनेगा, वो सभी के सभी एंगल कैसे बनेंगे, सेम। जितना एंगल 4 बना है उतना ही ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ठीक है, एंगल। और लेफ़्ट साइड में जितना भी ये लाइन के ऊपर, ये M लाइन के ऊपर, N लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे, वो सब हमारे क्या बनेंगे, हमारा बराबर इक्वल बनेंगे, ठीक है। तो देखो एंगल 1 को आप बता दो कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, क्लियर है। हमारा कितना बनेगा, ये हमारा बनेगा
5 डिग्री। क्लियर है। और ऊपर में आप एक बार बता दो कि एंगल 1 इक्वल टू हमारा दे रखा है कितना 65 डिग्री। तो यहाँ पे लिखो दो एंगल 2 इक्वल टू भी 65 डिग्री होगा और एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 65 डिग्री। ओके, अब बात आ गई ये वाला। तो हमें यहाँ पे और ये भी बता दो कि एंगल 4 जो है वो दे रखा है हमारा 115 डिग्री। तो हमें यहाँ पे बता देना पड़ेगा क्या कि एंगल 4 क्या, यहाँ पे ये भी बताना होगा कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 115 डिग्री। यानी कि एंगल 5 भी हमारा कितना 115 डिग्री 115 डिग्री और एंगल 6 भी हमारा कितना 115 यानी कि 115 डिग्री। तो ये हमारा क्या जो पूछा था ये सब हमारा क्या आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। फाइंड आउट द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर। कह रहे हैं कि इवन नेचुरल नंबर का आपको मीन निकालना है। तो सबसे पहले इवन नेचुरल नंबर, तो सबसे पहले कितना 5 ठो। तो पहले फर्स्ट 5 देखो यहाँ पे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या नंबर इक्वल टू क्या होता है 1 2 3 4 5। ये 5 हो गए, प्राकृत संख्या बोलते हैं इसको हिंदी में। अब इसको कह रहे हैं कि मीन निकालो। मीन मतलब होता है एवरेज। तो क्या होता है यहाँ पे लिखेंगे आप मीन इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बाई 1 और जितने भी स्कोर है 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 कर दिया हमने। अब देखो सबको ऐड करो 5 + 1 6 और 6 + 4 10 10 + 3 13 13 + 2 15। तो ये 15/5 ये हो गया 15/5। तो हमारे पास में ये क्या हो गया, फिर ये कटेगा 5 1 जा 5 3 जा, तो हमारे पास में क्या आ गया 3। हमारा मीन क्या निकल गया 3। तो यहाँ पे m = 3 ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमें प्रॉब्लम नंबर 10 को हिट करना था। प्रॉब्लम नंबर 11 में आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में कह रहा है कि गिवन बिलो डायरेक्ट वेरिएशन, आपका नीचे में डायरेक्ट वेरिएशन दिया हुआ है और इसको क्या करना है आपको बनाना है। तो किस तरह से बनेगा, तो देखो 1/50 है। तो देखो 1 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 4 5 6 ऐसे बढ़ा ना। तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है कि बढ़ता है तो सब बढ़ेगा। तो अगर 50 है तो ये क्या हो जाएगा 50 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 100। ठीक है, 3 है तो 150, 4 है तो 200, 5 है तो 200 में 50 ऐड कर दो तो 150। ठीक है, 50 100 150 200 250 300। डायरेक्ट वेरिएशन में ऐसे ही होता है कि बढ़ेगा तो बढ़ता ही जाएगा। क्लियर है, तो हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना था इसको बना लेना था। ठीक है, अब आगे बढ़ रहा हूँ मैं। द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 56। प्रॉब्लम नंबर 12 देखो यहाँ पे कह रहा है कि द सम ऑफ 2 नंबर का सम 56 है। इफ़ द सेकेंड नंबर यानी कि दूसरा जो नंबर है वो इज़ थ्राइस ऑफ फर्स्ट नंबर, पहला नंबर जितना है उसका 3 गुना है। ठीक है, तो फाइंड आउट द बोथ नंबर। तो देखो स्टूडेंट एक यहाँ पे इक्वेशन वाले में से ये प्रॉब्लम आया है, तो बहुत अच्छे से इसको बनाना है अपने को। क्लियर है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पहला जो नंबर है उसका थ्राइस है दूसरा नंबर। तो पहला नंबर को मान लेते हैं यहाँ पे लेट फर्स्ट नंबर। ठीक है, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड नंबर है ना, सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा थ्राइस। पहला नंबर x तो दूसरा नंबर कह रहा है कि पहला नंबर का थ्राइस 3x हो जाएगा। क्लियर है, अब कह रहा है कि सम ऑफ 2 नंबर, अब दोनों का सम तो कर देते हैं। तो x + 3x क्लियर है इज़ 56। इज़ का मतलब है इक्वल टू 56, ऐसे कर दिया इक्वेशन बन गया। तो देखो 3x + x तो क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू 56। तो अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 56 और ये नीचे में 4 आ जाएगा। अब ये कटेगा 4 1 जा और ये कट जाएगा आपका 4 1 जा 4 और ये 1 4 4 जा। ठीक है, 14 चौके 56। ठीक है, तो x इक्वल टू हमारा क्या आ गया 14। एक नंबर हमारा निकल गया, यानी कि हमारे पास में यहाँ पे फर्स्ट नंबर इक्वल टू x हमने माना था, वो क्या निकल गया 14। ओके, अब हमारा पास में क्या है सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3x, यानी कि 3 × 14
इक्वल टू 14 3 जा 42 है ना, 14 4 28 14 3 42, ठीक है। तो एक नंबर 42 और एक नंबर हमारा 14, ये दो नंबर हमारे क्या हो जाएगा आंसर। तो दोनों को ऐड करके देखो, आना चाहिए 56। देखो 4 और 2 6 और 4 और 1 5, 56 आ रहा है ना, क्लियर है, तो बिल्कुल सही आया है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 बन गया। अब प्रॉब्लम नंबर 13, शॉर्ट आंसर टाइप, जो सेकंड क्वेश्चन है वहाँ से 4 मार्क्स, एक प्रॉब्लम बनाने के 4 नंबर मिलेंगे, क्लियर है। कह रहे कि फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर 625, कह रहे कि 625 का स्क्वायर रूट आप निकालिए विद डिवीजन मेथड। किस मेथड से? डिवीजन मेथड से आपको बनाना है। तो देखो स्टूडेंट, 625 आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो डिवीजन मेथड कुछ ऐसे ही होता था, याद करो। और हम लोग पेयर बनाते थे, एक पेयर यहाँ से इधर साइड से, कौन से साइड से? इस साइड से पेयर बनाते हैं, ठीक है, याद रखना, क्लियर है। मैं यहाँ पे उसके लिए बता रहा हूँ, आपको ध्यान दिलाने के लिए, आपको याद दिलाने के लिए कि पेयर जब आप बनाते हैं तो कैसे आप बनाते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखें। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेता हूँ, फिर बता देता हूँ, ठीक है। चलो स्टूडेंट देखो, कहाँ से? इधर साइड से पेयर बनता है, एक पेयर बन गया, ये इसका ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें नंबर सोचना है, तो क्या सोचे? 3 3 जा, जो भी नंबर सोचेंगे उसको उसी से मल्टीप्लाई करके यहाँ के बारे में सोचना है। तो 3 3 जा तो 9 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 2 जा में करते, तो 2 और यहाँ 2 लिखेंगे, 2 2 जा तो यहाँ लिखेंगे 4, और जो यहाँ पे लिए थे उसी नंबर को यहाँ वापस से जोड़ देना है। तो 2 और 2 यहाँ क्या हो जाएगा 4, और यहाँ 4, तो 6 में से 4 गया, ये क्या हो जाएगा? 6 में से 4 गया, हमारा हो जाएगा 2। और ये जब भी ये ऊपर से ये नीचे आएगा है ना यहाँ से, तो दोनों एक साथ उतरेंगे, तो ये 25 हो गया, क्लियर है, ये याद रखना। अब ये 225 हो गया। अब हमारे पास में क्या हो गया? 4, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? अब हमें ये सोचना है कि 225 भैया 5 आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 5 रखूँ तो यहाँ भी मैं 5 रखना पड़ेगा, तो 5 5 जा 25। अब चलो 5 4 जा 20, देखो 5 चौके 20, अब 20 और यहाँ पे क्या था हमारा 2 बचा हुआ था, तो 22, यहाँ पे हमने 5 रखा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पूरा 0 0 0, क्योंकि घटाते हैं यहाँ पे माइनस करते हैं, घटा देते हैं, तो ये 0 0 0 हो गया। इसका मतलब हमारा फाइनली हमारा डिवीजन मेथड से 625 का क्या बना, क्लियर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 625 का हमारा डिवीजन मेथड से क्या आ गया? 25, ये हमारा क्या हो गया? आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास में स्क्वायर रूट निकल गया। अब फाइंड आउट द वैल्यू यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी, ठीक है। ये हमारे पास में प्रॉब्लम है, एक 92 × 88 सुटेबल आइडेंटिटीज़ की इसमें यूज करके हमें क्या करना है? वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है? 92, क्या लिखा है? 92 × 88। तो हमें क्या करना होगा? आइडेंटिटी वाला प्रॉब्लम ब्लूप्रिंट में मैं काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था, उस पर बेस्ड आया है। तो देखो स्टूडेंट, 92 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ना 90 + 2, ऐसे लिख सकते हैं। और इंटू का मतलब है यहाँ पे अगर ब्रैकेट डाल दें तो ऐसे इंटू कहलाएगा। 88 को क्या लिखेंगे? 90 में से 2 चला गया, ऐसे लिख सकते हैं, ओके। अब देखो a + b × a - b, कौन सा फार्मूला? ये वाला, a + b × a - b का फार्मूला क्या होता था? इक्वल टू a² - b²। तो देखो a और ये 90, तो क्या हो जाएगा? 90 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, और ये b और b तो क्या हो जाएगा? यहाँ देखो माइनस है ना, माइनस, ये माइनस, और b 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। देखो a है तो a का स्क्वायर, और b है तो b का स्क्वायर। उसी तरह से एक जगह क्या है? 90 90, तो 90 का स्क्वायर, 2 2 तो 2 का स्क्वायर, क्लियर है। तो 90 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 180, सॉरी 180 बोल रहा हूँ मैं भी, क्या, सॉरी 90 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? हमारा 81, क्या हो जाएगा? 8100। देखो 90 × 90 ऐसे ना, तो 9 9 जा 81, और 1 2 2 तो 0 डाल दो, 8100 ऐसे। और -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। तो 8100 में से आप 4 को घटाओगे तो 8096, ये आपका क्या निकल जाएगा? फाइनल आंसर, क्लियर हुआ। तो ये कौन से मेथड से हमने सॉल्व किया? आइडेंटिटीज़ के मेथड से। किस मेथड से सॉल्व किया? आइडेंटिटीज़ के मेथड से। तो स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रह जाएगा आप पे स्कोर कितना बढ़िया करते हैं। स्टूडेंट अब यहाँ पे देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विच हैज़ अ बेस ऑफ 12 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है कि बेस आपका
दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और हाइट दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और हमें क्या करना है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लिख लेते हैं कि BAC बेस इक्वल टू 12 सेंटीमीटर कॉमा और हाइट, ठीक है, हाइट इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये हमारा गिवन है। और हमें निकालना है एरिया, तो यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटू 1/2 गुणित बेस यानी कि आधार इंटू ऊंचाई, है ना, इसी को हम लोग हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस इंटू हाइट। तो 1/2 गुणे बेस की वैल्यू कितनी है 12, है ना, आधार हमारा है 12 और ऊंचाई हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 7। अब 2 से कटेगा, 2 1 जा 2 6 जा, तो कितना हो जाएगा, देखो 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई क्या बचा हमारे पास में 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर, क्लियर है। और 1 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 6 7 जा 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हमारा क्या निकल गया आंसर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हमारा क्या निकल गया आंसर निकल गया, क्लियर है। तो ये हमारा 42 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं स्टूडेंट, कह रहे कि अ वाटर टैंक 3 मीटर लॉन्ग, एक वाटर टैंक है जो 3 मीटर लंबा है, 2 मीटर आपका चौड़ा है वाइड एंड 1 मीटर डीप, 1 मीटर गहरा है, ठीक है। तो गहरा को हम लोग हाइट बोलते हैं, जो भी गहराई रहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं हाइट, HIGHT हाइट, ठीक है। तो डीप का मतलब वही हुआ। तो देखो लंबाई दिया है और वाइड मतलब चौड़ाई दिया है और ऊंचाई दिया है ना, ऊंचाई, हाइट मतलब ऊंचाई, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है। और कह रहा है कि हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर विल इट होल्ड, तो उसके टैंकी के अंदर में, उस टैंक के अंदर में कितना पानी रुकेगा, होल्ड हो सकता है, क्लियर है। अगर 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू 1000 लीटर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग निकालते हैं कि वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि वॉल्यूम, सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं कि लेंथ कितना है, तो लेंथ इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है। और क्या हमारे पास में विड्थ है ना, तो विड्थ इक्वल टू क्या है हमारे पास में 2 मीटर, है ना, लेंथ ब्रेथ और हाइट, डीप को हाइट बोलते हैं, तो 1 मीटर। तो देखो ये भी मीटर में है, मीटर में है, मीटर में, सब मीटर में ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम निकालते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम यानी कि आयतन, है ना, यानी कि टंकी का आयतन, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, हिंदी में लिखेंगे टंकी का आयतन। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ऐसे लिखेंगे, है ना। LBH, B फॉर विड्थ होता है, W फॉर विड्थ भी होता है आगे। तो LBH, तो ये क्या हो जाएगा 3 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर, तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, ठीक है। और ये मीटर मीटर मीटर, तो मीटर का क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम आ गया। उस टंकी में इतना, उस टंकी की वॉल्यूम इतनी है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि 1 मीटर का क्यूब जो है वो 1000 लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास में कितना है 6 मीटर क्यूब, तो 6 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई 6 लीटर, ऐसे ना। जब 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर है तो 6 मीटर में तो 1000 मल्टीप्लाई 6, तो इतना हो जाएगा। तो 1000 मल्टीप्लाई 6 तो 6, और ये रहा 1000, क्लियर है, और ये रहा लीटर्स, यानी कि हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इतना 6000 लीटर पानी उस टैंक में क्या हो जाएगा बेटा जी, रहेगा, रुकेगा, क्लियर है। अब आगे चल रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 16 पे आ चुके हैं हम लोग, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसको बनाने से आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो देखो इसमें ऑप्शन भी दे रखा है कि आप 2 में से कोई एक, देखो और करके एक ऑप्शन दिया है, या तो ऊपर वाला बना लो या तो नीचे वाला बना लो। तो स्टूडेंट देखो ये दूसरा नंबर प्रॉब्लम जो था, पहला वाला में तो समझ में आ रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेंट एंड सो दैट डज द डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड। इसमें आपको समझ में आ रहा है कि आपको दिखाना है कि क्या ये उसका गुणनखंड है, और आपको क्वाड्रेंट यानी कि भागफल निकाल के दिखाना है। अगर अब मान लो कोई विद्यार्थी से ये प्रॉब्लम नहीं बनता है तो इसमें करना क्या है यही समझ में नहीं आया। 2xy प्लस वाई प्लस 4x प्लस 2, इसमें क्या करना है, ये सरकार की तरफ से ये बहुत ही पेपर का ये मतलब ये क्वेश्चन को लेकर के काफ़ी सही नहीं है ये चीज़, कि इसमें आपने क्लियरिफाई नहीं किया कि करना क्या है। क्लियर है, आपने बस सिंपली दे दिया 2x प्लस वाई प्लस 4x प्लस 2, क्या करना है इसमें,
कुछ तो आप लिख देते यहाँ पे या कुछ डाल देते। इसका तो अगर डायरेक्ट कुछ सॉल्व नहीं होगा तो यही से आंसर सॉल्व यही हो जाएगा, क्योंकि ना तो ये जुड़ेगा ना घटेगा, कुछ होगा ही नहीं, वैसे का वैसे रह जाएगा। ओके, तो ये और का जो ये क्वेश्चन था प्रॉब्लम नंबर 17वां का ये और का, तो ये बहुत ही बिग मिस्टेक है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि बोर्ड के पेपर में आपका कंडक्ट हुआ। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे देखो फाइंड द क्वाड्रेंट एंड शो दैट, तो इसी को बना देता हूँ मैं। अब चलो इसको मैं बनाता हूँ यहाँ पे, क्लियर है। तो यहाँ पे x - 6 मैंने लिखा और हमें क्या करना है x² - 5x - 6 ये हमने यहाँ पे लिखा, क्लियर है। तो अब x - 6 को हमें क्या करना है यहाँ पे सबसे पहले x² को हमें ध्यान में रख करके हमें ऐसा कुछ बनाना है। तो देखो x अगर यहाँ पे लिखे तो x × x तो x² हो जाएगा। अब ये माइनस का x भी जाएगा, माइनस का 6 भी जाएगा इससे मल्टीप्लाई होने, क्लियर है। तो ये x कैसा है प्लस में है, तो प्लस माइनस तो माइनस, और ये क्या हो जाएगा 6x, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैसा है प्लस में है, तो ये साइन अब चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। अब देखो x² ऊपर वाला प्लस में है और नीचे वाला अब ये साइन चेंज हो गया तो माइनस में, तो ख़त्म हो गया। अब देखो ऊपर में माइनस का 5x और नीचे में प्लस का 6 है, यानी कि 6x में से 5x चला गया तो एक ठो x बचा, देखो प्लस में बचेगा, क्लियर है। और ये माइनस का ये वाला 6 नीचे, माइनस का 6 नीचे। अब देखो x - 6 तो है ही, तो यहाँ पे हमें क्या लाना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस दे करके 1 लिखे हैं, अगर हम लोग +1 से अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा x - 6 आ जाएगा। और अगेन साइन चेंज, ये प्लस में है तो माइनस और ये माइनस में है तो प्लस, क्लियर है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो गया 0 आ गया, हमारा रिमाइंडर क्या हो गया 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्वाड्रेंट आया हमारा, तो क्या आ गया क्वाड्रेंट x+1। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा, क्या पूछ रहा था ना कि क्वाड्रेंट यानी कि भागफल मुझे बताओ, तो भागफल क्या हो जाएगा QUOTIENT, क्वाड्रेंट इक्वल टू हो जाएगा x+1। और क्वेश्चन पूछ रहा था कि डज द डिवाइजर इज फैक्टर ऑफ डिविडेंड, ये जो डिवाइजर है x - 6 इसका फैक्टर है, x² - 5x - 6 का फैक्टर है। पूरा ख़त्म हो गया ना, रिमाइंडर 0 हो गया, तो इसका मतलब लिखेंगे कि यस लिखेंगे, यस डिवाइजर इज, यहाँ लिखेंगे डिवाइजर इज फैक्टर ऑफ डिविडेंड, बस ख़त्म हो गया। ये यहीं पे यही जवाब दे देना था। तो ये प्रॉब्लम नंबर 17 का इस तरह से आपको जवाब देना था। 18 नंबर प्रॉब्लम में आप देखो ज़रा ध्यान से, कह रहा है कि फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना लिखा हुआ है, फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। 18 नंबर में 2 क्वेश्चन आपको प्रिंसिपल दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट और गिवन डाटा। प्रिंसिपल दे रखा है 6000, टाइम दे रखा है 3 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% एनुअल, ठीक है। या तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन बना लो या तो दूसरा नंबर ये वाला क्वेश्चन बना लो कि अ शर्ट वाज सोल्ड। हालांकि मैं दोनों क्वेश्चन आपको बना करके दिखाऊंगा कि कैसे ये दोनों प्रॉब्लम आपको बनेगा। ओके, तो हमें क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है प्रॉब्लम नंबर 18 में, क्लियर है स्टूडेंट। प्रॉब्लम नंबर 18, ये कौन सा प्रॉब्लम नंबर 18 है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है हमारा, P इंटू क्या होता था 1 प्लस क्या होता था 1 प्लस R/100 टू द पावर T - 1, ये कुछ ऐसे ही होता था। ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का डायरेक्ट फार्मूला हमें प्राप्त था, डायरेक्ट हमने बुक में स्टडी किया था, तो वही फार्मूला यहाँ पे लगाना है। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा 6000, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 6000, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस, और हमारे पास में R की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, R है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो यहाँ पे 10 रखूँगा, यहाँ पे हमने 100 लिखा और ये ब्रैकेट हमने क्लोज किया। T का मतलब टाइम 3 है, तो पावर में डालेंगे 3 और फिर से -1 और ये बिग ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो ये कैलकुलेशन का ये पूरा का पूरा आपका था। तो देखो 1 0 से दिए 1 0 खिसक गया, तो हमारे पास में क्या बचा, कुछ ऐसे बचा, ये 10 और इस 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, ये फ्रैक्शन का एडिशन हो गया है ना, 1 + 1/10, तो ये क्या हो गया फ्रैक्शन का, यानी कि 1 नहीं है, ये 1/1 है। तो देखो 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 10, 1 से 10 में डिवाइड करोगे तो 10 ही हो जाएगा, और 10 × 1 तो क्या हो जाएगा 10, अब प्लस यहाँ ऊपर में 1, क्योंकि 10 से 1 × 1 तो 1 हो गया। फ्रैक्शन का एडिशन तो आता है, भिन्न का जोड़, क्लियर है। और ये पावर 3 और ये -1,
ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 600, अब क्या हो जाएगा 10 + 1 क्या हो जाएगा 11/10 पे पावर 3 - 1, ये कुछ ऐसे हो गया। अब हमारा क्या हो जाएगा 6000, क्लियर है। और 11 पे पावर 11/3 यानी कि 11 कितने 11 पे भी पावर 3 है और 10 पे भी हमारा क्या है पावर 3, ऐसा कुछ। और माइनस का ये 1, ये ऐसा कुछ चल रहा है क्योंकि अब ब्रैकेट टूटा यहाँ से। अब देखो स्टूडेंट मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, मैं पार्टीशन डाल देता हूँ, फिर यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 6, यहाँ पे 6000, क्लियर है। और ये 11 × 11 × 11 बाई 10 × 10 × 10 और ये माइनस का 1, कुछ ऐसे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 6000, अब 11 × 11 × 11, 11 कितने टाइम है 3 टाइम है, तो जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा 1331। और ये 10 × 10 × 10 तो कितना हो जाएगा 1000 और ये माइनस का 1। अगेन आपको फिर से क्या करना होगा, ये फ्रैक्शन का डिफरेंस यानी कि फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन करना होगा, यानी कि भिन्न का घटाव, ठीक है। तो 1 और नीचे में कुछ नहीं है तो 1, ये इधर में कुछ नहीं है तो 1/1 है, याद रखना। अब चलो अब यहाँ से बनाते हैं। तो ये हमारे पास में 6000 और ये रहा, और हम लोग एलसीएम लेंगे 1000 और 1 का, तो ये हो जाएगा हमारा 1000। अब 1000 से 1000 डिवाइड हो गया तो 1 में चला गया, और 1 × 1 331 यही रह जाएगा, माइनस ये हमारा 1 से 1000 में डिवाइड किए तो इतने जा में गया, 1000 × 1 तो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, क्लियर हो गया। और ये बॉक्स क्लोज, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गया 6000 और ये हो गया 1331 माइनस 1000। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 331/1000, ये क्लियर हुआ। अब देखो स्टूडेंट, अब पूरा काम ये ख़त्म हो गया। अब ये बिग ब्रैकेट तोड़ने की बारी है। तो बिग ब्रैकेट कैसे टूटेगा, ये 6000 मल्टीप्लाई हो करके 331/1000। तो अब देखो 3 0 से ये 3 0 उड़ा दो इसका, ठीक है, क्योंकि ये नोमिनेटर में है आपका, ऊपर में है। अब मैं यहाँ बनाता हूँ क्योंकि क्वेश्चन ये बहुत लंबे हैं, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो अंत में क्या बच गया हमारे पास में 6 × 331 इक्वल टू 6 × 331। इसका मतलब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1986 रुपीज़। ये आपका क्या आ गया फाइनल आंसर, ये आपका क्या आ गया फाइनल आंसर आया, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपको क्या कर लेना था, इसको बनाना था, इसको आपको कॉपी में। तो देखो या तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन बनाना था, या तो ये और करके ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ शर्ट जो है 442 रुपीज़ का है ना। अब इसको बनाता हूँ मैं, ठीक है। हो सकता है कोई विद्यार्थी ने ये बनाया होगा या कोई विद्यार्थी ने ये बनाया होगा, तो मैं ऊपर वाला बना दिया। अब मैं इसको भी बनाता हूँ, जिसको जो सही लगे वो मैच कर लेना है एक बार, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो मेरे पास भी जगह की कमी हो गई, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको क्लीन कर देता हूँ। ये जो मैंने बनाया इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, और मैं इसको अब क्या कर देता हूँ क्लीन कर देता हूँ, ताकि मैं क्या कर सकूँ, ये जो प्रॉब्लम नंबर और वाला दिया हुआ है उसको आपको बता सकूँ। तो देखो स्टूडेंट मैं एक बार में पूरा क्लीन कर लेता हूँ। सबसे पहले ये हमारा क्लीन हो जाएगा फटाफट से, और यहाँ भी मैं पूरा क्लीन कर देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट या कॉपी वॉपी में अपना कर लेना नोट डाउन, और एक एक बार में आप लोग भी क्लीन करते चलना। मेरे पास जगह नहीं है, मैंने ये बात का जिक्र भी किया है कि आपके बोर्ड के पेपर में सच में नंबर नहीं दिया हुआ था, सॉरी, वहाँ पे आपको रफ कार्य के लिए जगह नहीं था। या चलो ये 18 का मैं और वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में। देखो करके अ शर्ट वॉज सोल्ड ऑन 442 रुपीज़, यानी कि सोल्ड मतलब होता है कि बेचा जाना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो गिवन है, ठीक है, जो गिवन है वो लिखते चलूँगा आपके साथ में, ताकि आपको भी पता चले। तो जो गिवन है उसको लिखते चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्ड, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस, सोल्ड मतलब होता है बेचना, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना दे रखा है 442 रुपीज़, ठीक है। आर लिख के ऐसे काट रहा हूँ, यानी कि रुपीज़ है, ये याद रखना, रुपीज़ 442 रुपीज़। और हमारा डिस्काउंट दे रखा है, यह कह रहा है कि 442 रुपये में वो बेचा गया, कब 15% का डिस्काउंट मिला प्रिंट रेट पे, तो यानी कि प्रिंट रेट कुछ और होगा, उस पर 15% का डिस्काउंट दिया, तब जाके 442 रुपये में मिला है। समझ में आया। प्रिंट रेट जितना भी होगा उस टी शर्ट के ऊपर में या शर्ट के ऊपर में,
उस पर 15% का डिस्काउंट दिया होगा, तब जाकर 442 रुपये में वो बेचा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि प्रिंट रेट क्या था, ठीक है, उस शर्ट का प्रिंट प्राइस क्या था वो बताओ मुझे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ डिस्काउंट, है ना, ये भी लिख देता हूँ डिस्काउंट कितना था उस शर्ट पे, 15% का डिस्काउंट था, और हमें नहीं मालूम है कि प्रिंट रेट क्या था। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे लेट, मान लेता हूँ प्रिंट, मान लेता हूँ कि प्रिंट रेट जो था वो x रुपये था। कितना था? x रुपये। तो x रुपये पे 15% का डिस्काउंट, तो यहाँ पे लिख देता हूँ क्या कि डिस्काउंट, डिस्काउंट जो दे रहा था वो कैसे दे रहा था, x ऑफ, इसी पे 15% का डिस्काउंट दिया है, तो कितना हो जाएगा x मल्टीप्लाई 15/100। तो ये काटो जरा, ये कटेगा किससे, 5 के टेबल से, 5 दिया 15 और 5 से 20 जा, क्लियर है। तो ये क्या हो गया हमारे पास में 3x/20, इतने रुपए का उसको छूट मिला। ये क्या आ गया, ये रुपए आया, ये क्या आ गया, ये वो रुपए आ गया, क्लियर है। तो हमें पता है क्या कि सेलिंग प्राइस हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है हमारा, प्रिंट वैल्यू, क्या होता है, प्रिंट वैल्यू, प्रिंट वैल्यू माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट, ये फार्मूला होता है। तो सेलिंग प्राइस हमारा, सेलिंग प्राइस क्या निकल के आया हमारा, दिया हुआ है 442, लिखे ना सेलिंग प्राइस, तो इसके नीचे लिख देते हैं 442 इक्वल टू प्रिंट वैल्यू हमारा क्या है, प्रिंट वैल्यू हमारा तो x है, तो x लिखा हमने। डिस्काउंट क्या हो रहा है, ये वाला 3x/20, 15% का डिस्काउंट करके ये आ रहा है ना, ये वाला, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 3x, क्योंकि इसमें से इसको डिस्काउंट घटाऊंगा तब तो इसके बराबर करूंगा, क्योंकि इसी पे बेच रहा है, ठीक है। तो 3x/20 ये हो गया। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ऐसा मानो। तो ये हमारा और करके अब चलेगा, और ठीक है। तो 442 इक्वल टू, अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे लिखने के लिए जगह नहीं हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको क्लीन करके ऊपर में थोड़ा सा जगह देता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रहा हमारे पास में 20, दिख रहा है आप सभी को, नहीं दिख रहा? चलो मैं एक काम करता हूँ और भी ऊपर कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से इसको देख पाओ। थोड़ा और ऊपर करता हूँ क्योंकि ये लाइन आ जा रहा है बार बार, ठीक है। तो मैं यहाँ से करता हूँ, ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम निकला 20, 1 से 20 में डिवाइड करोगे तो 20 जामे, और 20 × x तो क्या हो जाएगा 20x, माइनस 20 से 20 को डिवाइड करोगे तो 1, और 1 × 3x तो क्या हो जाएगा 3x, हो गया। अब चलते हैं इधर, हमारा क्या हो गया 442 इक्वल टू, अब 20x में से 3x चला गया तो 17x/20, 17x में से 20 हमारा नीचे में बचा, ठीक है, ये हो गया। अब हमारा ये 20 चला जाएगा उधर, तो 442 × 20 क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई, और इधर में ये 17 नीचे, और इधर में क्या हो जाएगा x, क्या हो जाएगा हमारे पास में x। जब आप 17 से 442 को डिवाइड करते हैं, जब आप 17 से 442 को डिवाइड कर जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 26, ठीक है। तो हमारा 26 × 20 इक्वल टू x, तो x हमने क्या माना था, प्रिंट वैल्यू, प्रिंट रेट कितना था। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 520 रुपीज़, ठीक है, ये x। तो देखो हमारा जो शर्ट कितने का था 520 रुपये का, ये हमारा निकल गया, क्लियर है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना था। ये 18 का और नंबर प्रॉब्लम था, 18वां का और नंबर, ठीक है। अब चलते हैं 19 नंबर प्रॉब्लम पे। स्टूडेंट मुझे समझाने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। अब 19 नंबर प्रॉब्लम में चलते हैं, फ्री हैंड में बनाऊंगा इसको। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD नाम का एक चतुर्भुज बनाओ, जहाँ पे AB दे रखा है 4 सेंटीमीटर, BC 3.1 सेंटीमीटर, CD 3 सेंटीमीटर, AD 4.2 और AC दे रखा है 5 सेंटीमीटर। मेजर द डायगोनल BD, और आपको BD को मेज़र करके लिखना भी था। या फिर ये ऊपर वाला बना लो या फिर ये नीचे वाला बना दो। स्टूडेंट मैं तो दोनों बनाऊंगा, ठीक है। तो फटाफट से बनाते हैं। और देखो स्टूडेंट ये 6 नंबर का एक प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो 6
6 नंबर साफ़ सुथरा लिखा हुआ है कि 6 नंबर मिलेंगे, एक कंस्ट्रक्शन 6 नंबर, तो बहुत ही बेहतरीन से बनेगा। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या लिखा हुआ है, ABCD नाम का। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, ये मैंने बना लिए AB, यहाँ A लिखा मैंने, यहाँ B लिखा। सबसे पहले आप लाइन खींचेंगे AB, उसके बाद कितना 4 सेंटीमीटर, ये कितने सेंटीमीटर का खींचा आपने 4 सेंटीमीटर का। उसके बाद देखो AB, तो C कहीं ना कहीं इधर ही कहीं ना कहीं होगा और D कहीं ना कहीं इधर होगा, क्योंकि ABC इधर होगा और D इधर होगा। कह रहा है कि BC 3.1, तो BC आप मेजर कर लेना 3.1, ठीक है, और एक आर्क ऐसे 3.1 का खींच देना, ठीक है। हमें नहीं पता कि C कहाँ पे है, लेकिन इधर ही कहीं ना कहीं है, बस हमने क्या किया, आर्क लेके 3.1 का खींच दिया, ठीक है। उसके बाद CD दे रखा है, क्या दे रखा है CD, तो जब तक C मिलेगा नहीं मुझे एग्जैक्ट, तब तक D का मैं कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन D है तो इधर ही है कहीं ना कहीं। अब आगे चलते हैं, AD है 4.2, तो A से हमें क्या करना है D, तो इधर ही कहीं नहीं 4.2 का कर लेते हैं, तो AD 4.2 करके ऐसे खींच लिए रहते हैं, 4.2 मेजर करके खींच लिया हमने, ठीक है, क्लियर। अब देखो ज़रा ध्यान से, अब यहाँ से होने के बाद ये 4.2 का हमने खींच लिया AD। अब देखो दिया है AC, तो देखो ABC, तो यानी कि AC जो है ये डायगोनल है कहीं ना कहीं, क्लियर है। ये AC क्या है, डायगोनल है 5 सेंटीमीटर, तो आपको 5 सेंटीमीटर मेजर करके A पे नुक रख के और पेंसिल वाले से जैसे ही आप निशान लगाओगे तो ऐसे कट हो जाएगा, तो ये C आपको मिल जाएगा कि C मिल गया मुझे। फिर आप क्या करोगे, ये आप B से C को स्केल रख के मिला देना और A से C को ऐसे मिला देना, क्लियर है। अब देखो ABC, अब C एग्जैक्ट मिल गया ना, और ये तो D वाला का आपने लिख कर रखा था 4.2, AD वाला, A से D वाला तो खींच के रखा था 4.2 का आपने आर्क। अब फिर क्या करना है आपको, एक और दिया था कि CD, अब जब आपको C मिल गया तो D पे आर्क खींच लो 3 सेंटीमीटर। जैसे ही आप इस पर 3 सेंटीमीटर मेजर करके नुक को यहाँ रख के जैसे ही आप कट लगाएंगे तो यहाँ पे ये कट हो जाएगा, क्लियर है। तो ये D हो जाएगा, और आपको क्या करना है, इससे इसको मिला देना है और फिर इससे इसको मिला देना है, और इसको स्टेप, इसका स्टेप जो भी था वो लिख देना है। देखो स्टूडेंट, अब ये 4 सेंटीमीटर का हो गया, और ये BC कितना हो गया, BC यहाँ पे लिख देना है 3.1 सेंटीमीटर, और AC क्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और क्या हमारे पास में ये AD क्या दे रखा है हमारा 4.2, ये 4.2 हो गया, और CD हमारा क्या दे रखा है, CD 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट देखो BD, अब क्वेश्चन बोला था ना कि डायगोनल, ये डायगोनल BD को आप मेज़र करके लिखो, तो आप क्या करना, यहाँ से ये B से D को आप क्या करना है, स्केल रख के ऐसे खींच लेना और देख लेना कि स्केल पे कहाँ से कितना सेंटीमीटर का आ रहा है, क्लियर है। मैं एग्जैक्टली मुझे भी आइडिया नहीं है कि, क्योंकि मैं इसको हकीकत में अपने पेन और पेपर पे तो नहीं बनाया हूँ, मैं फ्री हैंड ही आपको डायरेक्ट यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इस तरह से आपको खींच करके उसके बाद मेजर करके आपको लिख लेना है, क्लियर है। अब चलो स्टूडेंट और नंबर वाला डिस्कस करते हैं, क्योंकि और नंबर वाला भी बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। अब देखो स्टूडेंट, इसमें आपको लिखने के भी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, किस तरह से इसकी रचना हुई है, किस तरह से आपने इसको बनाया है, वो चीज़ लिखना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, स्टेप में आपको लिख देना है कि AB सबसे पहले 4 सेंटीमीटर खींचा, उसके बाद हमने क्या किया, आर्क लिया, हमने एक चाप लिया किसका 3.1 का, फिर आप चाप लिए 4.2 का जिसको आर्क बोलते हैं इंग्लिश में, फिर आपको यहाँ से ऐसे कर करके आपको मिला देना, बता देना है, और इससे इसको मिलाया, इससे इसको मिलाया, इससे इसको मिलाया, ऐसे कर करके आपको क्या कर देना है, बता देना है, क्लियर है। तो स्टेप भी आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके 6 नंबर मिलेगा, क्लियर है। ये इतना बनाया तो इतने के लिए तो 2 नंबर मिलेगा, ठीक है, इतने के लिए कितने नंबर, 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन बाकी स्टेप लिखोगे उसके लिए 4 नंबर आपको मिलेंगे, क्लियर है। तो ये बात का भी आपको ध्यान रहे, क्लियर है। अब चलो ये और वाला 19 नंबर का और वाला डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि एक स्क्वायर बनाओ PQRS नाम का, जो कि डायगोनल उसका PR जो है, ये R कैपिटल में PR जो है ऑफ 7 सेंटीमीटर, क्या है डायगोनल PR से 7 सेंटीमीटर का है। तो देखो स्टूडेंट, स्क्वायर हमें बनाना है। स्क्वायर जैसे ही नाम लिया तो आपके दिमाग में ये तो ज़रूर आया होगा कि ऐसा कुछ रहेगा, है ना, ऐसा कुछ स्क्वायर। तो देखो स्टूडेंट, आपको ये बात ध्यान में बता देता हूँ कि डायगोनल जो होते हैं, और हमें केवल क्या दिया है, डायगोनल दे रखा है, तो हमें पता होना चाहिए कि डायगोनल जो होता है स्क्वायर का, वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, आपस में यहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं, और यहाँ पे 90 डिग्री बनाते हैं। कितना बनाते हैं, 90 डिग्री, और यहाँ भी 90 बनाते हैं। ये सब जगह पे क्या बनता है, 90 बनता है, क्लियर है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बाइसेक्ट करता है ना, यहाँ पे,
यानी कि अगर ये डायगोनल, और याद रहे कि ये मैं यहाँ ए बी सी डी, ए सी जो डायगोनल है, ये ए से लेके सी तक डायगोनल जो है वो बराबर होता है किसके, डी बी के, किसके, डी बी के। इस तरह से आपको ये सब कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तब जाके ये बनेगा कि अच्छा एक दिया हुआ है तो आपको ये पता होना चाहिए कि बराबर, दोनों बराबर होते हैं, दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, और साथ में ये जहाँ पे कट करते हैं वहाँ पे बिल्कुल बराबर हो। ये 7 सेंटीमीटर है ना, तो ये 3.5 इधर भी और 3.5 इधर भी कटेगा, 3.5 इधर भी और 3.5 इधर भी, यानी कि 3.5 पे ये यहाँ पे कट कर जाते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। तो देखो स्टूडेंट कैसे इसका कंस्ट्रक्शन करोगे, क्लियर है। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक डायगोनल बना लेना है 7 सेंटीमीटर। आपको तो ये पता है कि 7 सेंटीमीटर का ये रहेगा डायगोनल, तो सबसे पहले आपको डायगोनल बनाना है 7 सेंटीमीटर। आप काट लेना 7 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है। तो अब आपको क्या करना है, 7 सेंटीमीटर का होने के बाद, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लीन कर, चलो यहीं पे, ये 7 सेंटीमीटर आपने किया, ठीक है। अब क्या करोगे, आप यहाँ पे नुक रखेंगे और आधे से थोड़ा सा ज़्यादा लेके एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, ऐसे, फिर यहाँ पे नुक रखेंगे और ऐसे घुमाएंगे तो कट हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको ऐसे डॉट डॉट लाइन से ऐसे करते हुए आपको नीचे आना है, ऐसे करते हुए आ गए आप नीचे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये क्या किया है, कट किया है। यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे आपका कट किया बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखो 3.5, देखो ये आपका 3.5 और ये इधर से भी आपका 3.5, ठीक है। ये हो गया आपका ए और सी, ठीक है, ये ए सी हो गया। अब आपको देखो 3.5 इधर हो गया, 3.5 इधर हो गया, क्योंकि ये बाइसेक्ट किया हमने। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट को, ठीक है, ये ओ पॉइंट मान लो, इस ओ पॉइंट से ऊपर में, ठीक है, परपेंडिकुलर डाला आपने तो ये 90 तो हो ही गया। अब 3.5 ऊपर में आर्क खींच लो और 3.5 नीचे में आर्क का निशान बना लो, ठीक है। तो 3.5 ऊपर ऐसे करोगे और 3.5 नीचे ऐसे करोगे तो ऐसे निशान बनेगा। अब आपको यहाँ वाला पॉइंट और यहाँ वाला पॉइंट, इसको आप बी नाम दे देना, सी, और इसको नाम दे देना डी। अब क्या करना है, ए से बी को ज्वाइन कर देना, बी से सी को ज्वाइन कर देना, सी को डी से ज्वाइन कर देना और डी को ए से ज्वाइन कर देना, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, ये बिल्कुल एक बढ़िया सा ये क्या बन गया, स्क्वायर बन चुका है, जो कि अच्छा पी क्यू आर एस नाम का बोल रहा था ना, तो मैं यहाँ पे पी, ठीक है, और यहाँ पे पी क्यू, यहाँ पे इसको दे देता हूँ क्यू, और ये आर और ये एस, पी क्यू आर एस, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, आप ध्यान से देखो, ये जो स्क्वायर रखा हुआ है ये किसके बल रखा हुआ है, ये वर्टेक्स के बल, है ना, ये एस के मुंह के बल रखा हुआ है। अगर इसी को ये साइड के बल रख देता, पी और एस के बल, यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लीन करता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहा, पी क्यू आर एस, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ से ये यहाँ हो गया। अगर ध्यान से देखो, ये हो गया हमारा P, ये हमारा Q, और ये R और ये S, ध्यान से समझो। अगर ये हमारा क्या होता, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे ये 3.5 यहाँ भी हो गया, 3.5 यहाँ भी हो गया, और 3.5 इधर भी हो गया, 3.5, और ये अपने आप यहाँ पे 90 बन चुका है, क्लियर है। बस आपको देखते आना चाहिए ये कैसे बना है और ये किसके बल रखा हुआ है, ये शीर्ष के बल, यानी कि जैसे क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स के उस पे रखा हुआ है, क्लियर है। अगर ये साइड के उस पे रखा होता तो ये बिल्कुल ऐसे ऐसे दिखता आपको, ठीक है। तो आपको ये बता देना है कि ये PQRS इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो ये 19 नंबर प्रॉब्लम डिस्कस हुआ। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, 20 नंबर, जो कि लास्ट प्रॉब्लम है आपका। स्टूडेंट काफ़ी अच्छे से इसको देख लेना, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूँ। चलो यहाँ पे देखो, 20 नंबर में कह रहा है कि अ सॉलिड सिलेंडर हैज़ बेस, लास्ट क्वेश्चन है ये। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसमें बेस दे रखा है 5 सेंटीमीटर, आधार दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है, हाइट दे रखा है 21। कह रहा है कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ कर्व सरफेस एंड होल सरफेस ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। जो सिलेंडर है उसका कर्व सरफेस का एरिया निकालो,
या फिर और एक और निकालना है होल सरफेस एरिया, दोनों पूछा हुआ है। या तो ये ऊपर वाला प्रॉब्लम बनाना है या फिर ये नीचे में भी प्रॉब्लम आपका दिया हुआ है यहाँ से वहाँ, तो इस पर भी हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या दे रखा है, बेस, क्या दे रखा है, बेस इक्वल टू क्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दे रखा है, हाइट, क्या दे रखा है, हाइट, हाइट इक्वल टू कितना 21 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये भी ध्यान से देखो, ठीक है, बेस ऑफ 5 सेंटीमीटर और रेडियस एंड हाइट, देखो रेडियस का भी जिक्र किया इसने, रेडियस भी 21 सेंटीमीटर, हाइट भी है और साथ में रेडियस जो है, रेडियस भी हमारा 21 सेंटीमीटर का है, क्लियर है। अब बाकी देख लो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यूनिट सबका सेम है, एक जैसा है, ठीक है। अब चलो, अब हमें फार्मूला लगाना है एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया, क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला लगा देते हैं एरिया ऑफ कर्व, ठीक है, एरिया ऑफ कर्व सरफेस, एरिया ऑफ कर्व सरफेस इक्वल टू क्या होता है हमारा 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर का वैल्यू 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 21 सेंटीमीटर। हाइट हमारा क्या है, हाइट भी 21 है। तो देखो 7 1 जा और 7 3 जा, तो क्या हो जाएगा अंत में 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 21 सेंटीमीटर इक्वल टू, अब सबको आपस में जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 22 44, अब 44 इंटू 3, ऐसे करते करते जब आप मल्टीप्लाई करोगे सबको तो ये आ जाएगा 2772 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट। तो ये आपका, ये अभी तो कर्व सरफेस एरिया का निकाला ना, अभी दूसरा है इसी के अंदर में होल सरफेस एरिया, ठीक है। मैं यहाँ पे लाइन एक खींच रहा हूँ, अब यहाँ पे निकाल रहा हूँ होल सरफेस एरिया, ठीक है, होल सरफेस एरिया। होल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, ऑफ सिलेंडर, है ना। ये एरिया ऑफ कर्व सरफेस हो गया। होल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये होता है, ओके स्टूडेंट। मैं थोड़ा सा इसका नीप जो है उसको छोटा कर रहा हूँ, ठीक है, चलो। तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये हो गया स्टूडेंट। अब देखो इसी पे हमें क्या करना है, होल सरफेस का निकालना है। तो 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई आर का वैल्यू क्या है 21 और फिर से आर का वैल्यू 21 प्लस हाइट का वैल्यू 21, क्लियर है, ये हो जाएगा हमारे पास में। अब देखो ये 7 से कट गया, 7 1 जा 7 3 जा, तो इधर में क्या बच जाएगा हमारे पास में 2 इंटू 22 इंटू 3, क्या बचेगा 2 इंटू 22 इंटू 3 सेंटीमीटर और 21 प्लस 21, तो ये क्या हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, ओके। अब जब आप 2 इंटू 22 इंटू 3 सेंटीमीटर को आप मल्टीप्लाई करते हैं 42 सेंटीमीटर से, तो आपका टोटल जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है। ये सबको मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर ये वाला आ जाएगा 5544, ये आपका परफेक्ट आंसर आएगा, क्लियर है। तो ये 20 जो 20 नंबर क्वेश्चन था उसका ये सॉल्यूशन था, ये 20 नंबर वाला सॉल्यूशन था, ठीक है स्टूडेंट। स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लेना कि आपका सही हुआ गड़बड़ हुआ क्या हुआ, ओके स्टूडेंट। अब मैं चल रहा हूँ आपका जो और वाला जो प्रॉब्लम है इसको बनाने के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग फटाफट से देख लेते हैं कि किस तरह से सॉल्व करना है। चलो स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। क्लीन करने के लिए मैं सबसे बड़ा डॉट लेता हूँ यहाँ पे, ला 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 ला, मिटाने में भी मज़ा आता है मुझे तो बढ़िया से मिट जाता है। चलो अब और वाले प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट। चलो ले दिल कहीं ला ला ला, चलो ये 20 नंबर का मैं और वाला प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। एक इसका है 20 नंबर का और, ठीक। चलो यहाँ पे यू आर गिवन अ टीन प्लेट, आपको एक टीने का प्लेट दिया जा रहा है जो कि 50 सेंटीमीटर लंबा है और 20 सेंटीमीटर चौड़ा है, विड्थ मतलब होता है चौड़ा।
ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, ये इस तरीके से आप मान लो कि एक 20 सेंटीमीटर का हमारे पास में चौड़ा एक वो है 20 सेंटीमीटर, और 50 सेंटीमीटर मान लो ऊपर तक गया, ये ऐसा कुछ है हमारे पास में, क्या, टीन, ऐसा टीन दिया गया मुझे। यहाँ लिख दे रहा हूँ 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, तो लेंथ, और ये क्या है आपका विड्थ, ठीक है, ये नीचे में विड्थ है। ओके, मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ ए बी, एक टीन है ऐसे करके, ABCD एक टीन है। अब इसको क्या किया जा रहा है कि विच इज़ द बेंड अलोंग द विड्थ टू मेक अ सिलेंड्रिकल पाइप। कह रहा है कि चौड़ाई जो विड्थ है, यानी कि ये 20 सेंटीमीटर है, इसके अलोंग मोड़ करके, ठीक है, क्या किया जाता है, एक सिलेंड्रिकल पाइप बनाया जाता है। तो देखो कुछ ऐसा पाइप बन जाएगा, ये जैसे ही मुड़ेगा तो ये पाइप जो है ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा पाइप बन जाएगा, ठीक है। तो ये लेंथ जो है, यानी कि ये लेंथ जो है ये 50 जो है 50 सेंटीमीटर, तो वो तो वैसे के वैसे रहेगा, लेकिन ये जो है ये आपका 20 सेंटीमीटर हो गया। तो ये 20 सेंटीमीटर, ये सर्कल हो गया ना, ये एक छोटा सा सर्कल हो गया। अब देखो कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द कर्व सरफेस एरिया ऑफ दैट पाइप। क्लियर है। तो आप खुद से सोचो, कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2πRh। तो हमें ये 2 ठीक है, पाई ठीक है ना। r का वैल्यू मैं कहाँ से लाऊंगा, r तो कहीं दिया नहीं है, ठीक है। और h तो मैं इसको रख लूँगा हाइट पे, क्योंकि ये 50 जो है यही हमारा क्या है, हाइट है, ठीक है। क्योंकि ये हमारा 50 क्या है, ये लेंथ है इसका, तो इसी यही हाइट बन जाएगा। तो हाइट हमारा यही हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर ही हाइट बनेगा। ओके, अब चलो, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें r निकालना पड़ेगा, तब जाके हमें इस फॉर्मूले में रख पाएंगे, तब जाके हमें कर्व सरफेस एरिया निकल पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेंथ इक्वल टू हमारा 50 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ पे विड्थ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे हमें बताना होगा कि विड्थ जो है वो मोड़ने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सरकमफेरेंस, ठीक है, सरकमफेरेंस इक्वल टू 2πr। ध्यान से देखो, ये जैसे ही मोड़ा गया तो ये एक सर्कल का रूप ले लिया, तो यानी कि सरकमफेरेंस हो गया। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। क्लियर हो गया। तो सरकमफेरेंस हमारा कितना है, यही विड्थ है 20, तो यहाँ पे लिखूँगा 20 सेंटीमीटर इक्वल टू, ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि हमारा क्या निकल जाए, r की वैल्यू निकल जाए, रेडियस। तो 2π और ये r, तो r कोफिशिएंट है, तो 2π पूरा का पूरा इधर भेज दो, तो 20 सेंटीमीटर बाई 2π इक्वल टू r, ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये 20 सेंटीमीटर बाई 2 मल्टीप्लाई 22/7 इक्वल टू r। और ये 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ये 7 कहाँ चला जाएगा, क्योंकि ये नीचे में है, तो ये चला जाएगा ऊपर। तो क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर बाई 2 मल्टीप्लाई 22, और ये जो ऊपर गया है ये क्या हो जाएगा, 7। ये 7 ऊपर चला गया। क्लियर है। तो ये कटेगा 2 1 जा और 2 10 जा, फिर से कटेगा 2 5 जा और 2 11 जा। अब कोई नहीं कटेगा, तो 5 × 7, 5 × 7, तो क्या बच गया, इक्वल टू r। देखते चलो कि कैसे ये प्रॉब्लम हिट होगा, ठीक है। तो r इक्वल टू हमें क्या मिला, 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7/11, यही मिला, नीचे में 11 है। तो क्या हो जाएगा, 5 7 जा 35 सेंटीमीटर बाई 11, ठीक है। तो r इक्वल टू हमारा, जब इसको हम लोग करने जाएंगे तो क्या आएगा हमारा 35 को जब हम लोग डिवाइड कर देंगे उससे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 35 से जैसे ही हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 35/11, तो हमारा आ जाएगा 3.18, 11 तिया 33, तो 3.18 सेंटीमीटर। तो ये दशमलव में हमारा रेडियस निकल जाएगा, दशमलव के 2 डिजिट तक को लेके चलेंगे, ये रेडियस निकल गया। अब हमें निकालना है कि कर्व सरफेस एरिया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कर्व,
ठीक है, सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई आर एच। क्लियर है? तो ये 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस हमारा कितना है 3.18 मल्टीप्लाई हाइट हमारा क्या है 50 सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये सब देखो ये ऐसे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई, ये इसको तोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा 318 ऐसे रह जाएगा, और ये हो गया हमारा सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ये 50 सेंटीमीटर बाई ये 7 मल्टीप्लाई ये 3.18 का क्या हो जाएगा 100, दशमलव में है तो नीचे में 100 आ गया। ओके, अब चलो यहाँ क्या हो जाएगा, ये सब आपस में जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 × 22 × 308 × 50 जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 699। मैं थोड़ा सा क्लीन करूँगा क्योंकि इधर में हमें दिक्कत होगा। चलो मैं यहाँ पे बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 699। मैं छोटा छोटा लिखता हूँ क्योंकि छोटा छोटा लिखने में ही भलाई है मेरा अभी वर्तमान में। चलो तो ये क्या आ जाएगा हमारा 699,600 बाई 7 × 100 तो क्या हो जाएगा 7 क्या हो जाएगा हमारे पास में थोड़ा सा जगह और कैसे मिलेगा मुझे, हाँ ये क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 700, ठीक है। तो देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो निकल लिया और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब क्या बच गया हमारे पास में 6996/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग क्या करते हैं डिवाइड दे देते हैं, थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है, चलो यहीं बता देता हूँ। अब जैसे ही हम लोग क्या करते हैं डिवाइड देते हैं 7 से 6996 में, तो हमारे पास में क्या जवाब आएगा 99, ठीक है, 999.42 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा, ये हमारा क्या आएगा फाइनल आंसर आएगा इस तरीके से। क्लियर है स्टूडेंट? तो इस तरीके से आपको क्या करना था, ये और वाला जो प्रॉब्लम था उसको आपको क्या करना था बनाना था। तो स्टूडेंट देखो काफ़ी मेहनत से मैं ये वीडियो आप लोग के लिए जारी कर रहा हूँ, सॉल्यूशन वीडियो। ज़रूर आप क्या करना सपोर्ट करना, काफ़ी टाइम लगता है एक एक कॉन्सेप्ट को समझाने में, है ना। तो स्टूडेंट देखो मैं मिलूँगा अब आपसे ठीक अगले पेपर के सॉल्यूशन वीडियो पे। तो आपका जितना भी पेपर हो रहा है हर एक पे मैं सॉल्यूशन आपके लिए लेके आऊँगा, आप मैच करा लेना कि कितना सही कितना गलत। ये द एंड होता है आपके इस क्लास 8 के मैथमेटिक्स का जो पेपर था उसको कंप्लीट डिस्कस किया मैं, ठीक है। चलो स्टूडेंट मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड शुभ दिन आपका।